हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन और साथ में उसके ट्रिकी सॉल्यूशन को देखेंगे। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के वीडियोस को अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। चलिए देखिएगा, जो नया पैटर्न है उसके ऊपर आधारित यह आपका पहला सेट है, लेकिन इसके पीछे भी हमने कई सारे सेट को पहले बताया है और हमने आपसे उसी का लिंक बोला है कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो उन वीडियोस को भी देख करके लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यह क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, गौर से देखिएगा। बोला है एक लंबवृत्तीय बेलन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 5:9 है। तो बेलन की ऊंचाई और बेलन के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? पहले बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बेलन का देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h). यह क्या होता है? किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अच्छा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। यह होता है किसी भी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चूंकि मेंसुरेशन है, यह फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू आर प्लस एच। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? यहाँ पे 5:9, यानी कि 5/9। यही चीज आपका क्वेश्चन में दे रखा है, एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, आगे बढ़िए। अच्छा, बेलन में और क्या होता है? आयतन होता है। आयतन के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? πr²h, जो आगे क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। अब आप इसको सोल्व करिए। देखिएगा, यहाँ से 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, इससे यह कैंसिल। बाकी जो वैल्यू बचा है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 9 से h में गुना करेंगे, क्या होगा? 9h होगा। बराबर 5 से देखिए इस दोनों में गुना करेंगे, तो 5 से r में गुना करेंगे 5r, प्लस 5 से h में गुना करेंगे, क्या होगा? 5h हो जाएगा। अब आगे देखिए, 5h बराबर के दाईं ओर है, बाईं ओर आके 9h में से घटेगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका 4h हो जाएगा। बराबर इस तरफ वैल्यू क्या बचा हुआ है? आपका 5r है। अब यहाँ से आप समझिएगा कि अनुपात हम लोग कैसे निकालेंगे। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? हमें बताना है इस क्वेश्चन में ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। ऊंचाई यानी कि ऊंचाई को हम h से डिनोट किए हैं और त्रिज्या यानी त्रिज्या को हम r से डिनोट किए हैं। तो h अनुपात r का वैल्यू बताना है। तो h का वैल्यू क्या होगा? जो h के सामने डाटा है, तो h के सामने क्या है? 5, तो h का वैल्यू आपका हो जाएगा 5। अनुपात r का मान क्या होगा? जो r के सामने डाटा है, तो r के सामने क्या वैल्यू है? 4, तो r का मान हो जाएगा 4, यानी कि ऊंचाई और त्रिज्या में अनुपात 5:4 का हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2a = 3 भी आ गया, यह रेशियो का कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से वैल्यू आ गया। और अगर आपको निकालना है a अनुपात b का मान, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। a का मान निकालना होगा तो जो a के सामने वैल्यू होता है वह a का मान हो जाता है, और b का मान जो b के सामने, जो a के गुना में होगा वह a का मान नहीं होगा, जो a के सामने होगा वह आपका a का मान। तो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ देख के पता लग गया था कि h का मान 5 और r का मान क्या होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपका रिपीट करता है लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कई तरीके से यह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। बोला है एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 अंकित किया। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 1280 रुपये, है ना। कोई दुकानदार किसी वस्तु को कोई भी भाव में खरीद के लाया और उसके ऊपर इस एक स्टिकर लगाया जिसके ऊपर भाव लिखा हुआ है 1280। ठीक है, अंकित मूल्य, छपा मूल्य दुकानदार अपने हिसाब से प्रिंट करता है। आगे चलिए, अब क्या बोला है? यदि 10% छूट देने के बाद भी क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ है। देखिए हुआ क्या है, 10% डिस्काउंट के बाद भी 20% का लाभ हुआ है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिले कि इतना प्रतिशत डिस्काउंट के बाद भी इतने % का लाभ मिला, तो यहां से जो आपका ट्रिक है,
क्रयमूल्य और एमआरपी, क्रयमूल्य और अंकित मूल्य निकालने का डायरेक्ट ट्रिक है। ध्यान से देखिएगा, क्रयमूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालने का वह देखिएगा क्या है। यहाँ पे क्या बोला है, 10% छूट। 10% छूट का मतलब कितना, 90%, तो इसका वैल्यू हो गया आपका 90। और 20% लाभ का मतलब कितना, 120%, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 120। यह आपका ट्रिक है, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो इससे क्या निकाल लेते हैं, इससे हम लोग निकाल लेते हैं क्रयमूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। क्रयमूल्य को हम लोग सीपी से दर्शाते हैं, कॉस्ट प्राइस, और अंकित मूल्य को एमआरपी से, मार्क्ड प्राइस या मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब इसको आप सोल्व करिएगा ना, तो यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा आपका क्रयमूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। तो 30 से काटिए, 30 तिया 90 और 30 चौके 120। अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, ठीक है। चलिए अब जो कुछ भी इसमें दिया हुआ है उसकी मदद से बाकी दूसरा हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, वस्तु का 1280 रुपए अंकित मूल्य किया, तो 1280 रुपए क्या हो गया इसका अंकित मूल्य। यहां पे चेक करिए अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य कितना है 4, यानी 1280 जो है अनुपात 4 का मान है, तो 4 से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा, अनुपात 1 का मान। यानी जिसका मान देगा हमेशा उससे करिएगा भाग, और जिसका मान पूछेगा उससे करिएगा गुना। तो यहाँ पे दे रखा है अंकित मूल्य अनुपात में अनुपात 4, तो 1280 अनुपात 4 का मान है, 4 से भाग करेंगे अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें बताना है वस्तु का क्रय मूल्य यानी अनुपात 3 का मान, तो हम 3 से करेंगे गुना। जिसका मान देगा उससे करेंगे भाग, और जिसका मान पूछेगा उससे करेंगे गुना। मान लीजिए क्रय मूल्य दे रखा होता तो हम क्या करते, जो भी डाटा होता उसमें 3 से करते भाग, और एमआरपी पूछता तो हम क्या करते, गुना कर लेते। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए हमारे पास एमआरपी भी आ गया, क्रय मूल्य भी आ गया, तो इन दोनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, विक्रय मूल्य बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। गौर से देखिएगा, इसको सोल्व करिए। 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 320 हो जाएगा। 320 गुना 3 कितना हो जाएगा, यह आपका 960, तो 960 रुपया आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 960 रुपया यहाँ पे आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यह जो आपका ट्रिक था, इसको आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन में आपको बोले कि इतने प्रतिशत डिस्काउंट के बाद भी इतने % का लाभ होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्रय मूल्य और एमआरपी निकालने का, देखिए 10% छूट यानी 100 - 10 90 हो जाएगा, 20% लाभ यानी 100 + 20 120 हो जाएगा। दोनों का अनुपात निकल गया, और इसके मदद से जो पूछेगा वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यह आपका यहाँ पे ना एपीजीपी टॉपिक से दे रखा है। क्वेश्चन यह है कि दो संख्याओं का समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य में, गुणोत्तर माध्य क्रमशः 7 और 2√10 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। दो संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का यहाँ पे अनुपात दे रखा है, ठीक है। हम चाहे तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आइए बेसिक मेथड से समझते हैं। समांतर माध्य क्या होता है, किन्हीं दो संख्याओं का, अगर मान लीजिए दो संख्या a और b है, तो इसका समानांतर माध्य होगा a + b/2। इसका वैल्यू क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, 7, तो समानांतर माध्य आपका 7 दे रखा है, ठीक है। दूसरा डाटा क्या है, गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, अगर मान लीजिए दो संख्या हम लेते हैं a और b, तो इसका गुणोत्तर माध्य हो जाएगा √√ab, और गुणोत्तर माध्य क्या दे रखा है यहाँ पे, 2√10 दे रखा है, यही तो है। चलिए तो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य। समानांतर माध्य निकालने का तरीका, दो संख्या होगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, 3 संख्या होगा तीनों को जोड़ करके 3 से भाग, 10 संख्या होगा 10 को जोड़ करके 10 से भाग। समानांतर माध्य का मतलब ऑलमोस्ट आपका एवरेज ही होता है, ठीक है। गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं, अगर दो संख्या होगा तो √√ab, अगर 3 संख्या होगा तो क्यूबिक रूट, यहाँ पे 3 डालेंगे करनी में 3, और abc हो जाएगा। a × b × c, 4 संख्या होगा तो यहाँ पे क्या डालेंगे, हम 4 डालेंगे, और a × b × c × d हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए a + b का वैल्यू क्या हो जाएगा, a + b का वैल्यू आपका हो जाएगा 7 दूना 14, यही तो होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। उसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए a × b का मान क्या होगा, तो हम इस तरफ देख लीजिए, दोनों तरफ रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, दोनों तरफ वर्ग बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो इधर अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा आपका, क्या बचेगा यहाँ पे आपका बचेगा ए बी, और इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √10 का स्क्वायर 10, तो 10 चौके 40, तो a × b का वैल्यू आपका आ गया 40। अब आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ से है, दो ऐसा संख्या सोचिए जिसको जोड़ने पर 14 आए और गुना करने पर 40 आ जाए। यहाँ से आ जाएगा विकल्प सी, 4 और 10 14 और 4 × 10 40, ठीक है। 4 और 10 क्या हो जाएगा 14, और 4 × 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। सेम चीज़ हमने आपसे जैसा कहा कि आप इस चीज़ को ना यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ऑप्शन से भी डायरेक्टली आप इसको कर सकते थे। कैसे कर सकते थे देखिएगा,
हमें क्या करना है, समानांतर माध्य हमारा होना चाहिए 7। तो देखिए 5 4 9/2 7 नहीं होगा, 20 और 2 22/2 7 नहीं होगा, 8 5 13/2 7 नहीं होगा, तो विकल्प सी ही हमारा आंसर होगा। अगर मान लीजिए कोई दो ऑप्शन ऐसा होता जो समांतर माध्य 7 देता तो फिर हम क्या करते, गुणोत्तर माध्य उसका चेक कर लेते। ओके चलिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक समभुजकोणीय षटकोण की परिधि 72 षटकोण है, यानी इसमें कुल मिला के कितना भुजा है, 6 भुजा, और प्रत्येक का मान क्या होता है, बराबर, समभुजीय षटकोण बोला है। ठीक है, तो 6 भुजा है तो कुल मिला के इसका परिधि 6a हो जाएगा, 6 गुने भुजा, जबकि कितना दे रखा है, 72 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 12 छक्के 72, यहाँ से किसका वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू आ गया, तो a का वैल्यू आपका 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के फॉर्म में तो सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका परिधि। तो इसका परिधि देखिए क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिधि क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर 144, इतना होता है समबाहु त्रिभुज का भुजा क्षेत्रफल। इसी में गुना कर देना है 6 से। ठीक है, इसी में कितना से गुना करना है, 6 से। समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3 गुने 4 भुजा स्क्वायर और गुना कर देना है 6 से। इतना तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब इसी में कितना से गुना करना है, 6 से गुना करना है। सोल्व करिए, 4 से काटिए, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 छक्के 24, 36 गुने 6 216 √3। विकल्प बी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और फाइनली इसमें कितना से गुना करेंगे, 6 से गुना कर लेंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में x का वैल्यू दे रखा है 2 - √3 और हमसे पूछा है x - 1/x का मान। तो x का वैल्यू पता है, x का वैल्यू कितना है हमारे पास, सर x का वैल्यू है 2 - √3। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में पहले 1/x का मान निकालना होगा। तो निकालिए, 1/x का मान क्या होगा, इसके मदद से कैसे निकालेंगे, केवल इसके बीच का चिन्ह बदल दीजिए। तो 2 माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस, 2 + √3। ठीक है, अगर x का वैल्यू पता है तो 1/x का मान केवल इसके बीच का चिन्ह बदलिए। क्यों ऐसा किए हैं देखिएगा, x का वैल्यू पता है तो 1/x, तो x के जगह क्या लिखेंगे, जो x का मान है 2 - √3। अब जब आप इसका परिमेयकरण करिएगा तो नीचे से ऊपर ले जाइएगा तो बीच का साइन चेंज, चाहे जो भी मेथड आपको पता हो, अगर उससे आप परिमेयकरण करिएगा तो आपका वैल्यू यही आएगा। नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, तो 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 - 3 1, 2 + √3/1, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस वजह से हमने आपसे कहा कि क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करना है, जो x का वैल्यू होगा केवल उसके बीच का चिन्ह बदलिएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसके वर्गों का अंतर 1 का है, तभी ऐसा कर पाइएगा। तो 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 और 3 में 1 का अंतर है, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। और ज़्यादातर केसेज में इस तरह का क्वेश्चन आपका आता ही है। तो हमारे पास देखिए क्या है, x का वैल्यू पहले से था, 1/x का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है। अब हमें निकालना है x - 1/x का मान। तो x का मान क्या है, 2 - √3 है, यह वैल्यू आपका x का हो गया, माइनस 1/x, x - 1/x यही तो है, तो x के जगह x का मान, माइनस के जगह माइनस लिखिए। 1/x का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे 2 + √3, रख दीजिए इसके स्थान पर, माइनस पूरे व्यंजक के साथ लगा हुआ है तो दोनों का चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। चलिए सोल्व करिए इसको, 2 - का √3 और माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो दोनों का चिन्ह बदलेगा, -2 - का √3 हो जाएगा। देखिए अगर कोई वैल्यू कटने वाला है तो उसको काट लीजिए, +2 - 2 कैंसिल, यह भी माइनस में यह भी माइनस में तो जुटेगा, √3 कितना हो जाएगा, 2 √3, और चूंकि दोनों माइनस में है तो चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का, तो -2 √3 यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन में। देखिएगा यहाँ पे नंबर 7 क्वेश्चन क्या है, यह क्वेश्चन भी आपका एपी से है। 11, 17, 23 एक समानांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद क्या होगा, कौन सा पद निकालना है, 12वां पद। तो देखिए 12वां पद क्या होगा, ए, यहाँ पे देखिए 12वां पद आपका होगा a + 11d। ठीक है, 12वां पद a + 11d, 10वां पद a + 9d, 7वां पद a + 6d, जो भी पद निकालना होगा एक कम करके d से गुना करिएगा। ठीक है, 5वां पद a + 4d, तीसरा पद a + 2d, 13वां पद a + 12d। अब a का मतलब क्या होता है, a का मतलब होता है पहली संख्या। ठीक है, a का मतलब क्या होता है, पहली संख्या। d का मतलब इसके पदों में अंतर, तो 11 से 17 हुआ 6 का अंतर, 17 से 23 हुआ 6 का अंतर, पदों में अंतर। ठीक है, चलिए तो a के जगह क्या लिखेंगे हम, 11,
और प्लस आगे क्या होगा 11 गुने डी, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 से 17 हुआ 6 का अंतर, 11 छके 66 और 11 कितना हो जाएगा 77। केवल क्वेश्चन को देख के ना आपको इस तरह के क्वेश्चन का आंसर पता हो जाना चाहिए। फॉर्मूला वास्तव में क्या यूज करते हैं, टी एन बराबर यानी इनवा टर्म बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए का मतलब प्रथम पद, एन का मतलब यहाँ पे जो पद हमें निकालना होगा और डी का मतलब क्या होता है डिफरेंस होता है। तो इन में से एक माइनस हो रहा है, इसलिए हमने आपसे कहा कि सीधे आप माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला है कि सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात करें जिसे 30 गुने 15 गुने 10 मीटर के विमाव वाले एक कमरे में रखा जा सकता है। इस तरीके से डाटा देने का मतलब है कि एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। तो एक कमरे का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे रखा है। कमरा का मतलब क्या होता है, घनाभ होता है। कमरा हमारा किस आकार का होता है, कमरा पूरे कमरे की बात करें तो यह आपका घनाभ के आकार का, घन के आकार का भी हो सकता है, घनाभ के आकार का भी हो सकता है। घन के आकार का कब होगा, जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होगा। यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है, इसका मतलब घनाभ के आकार का है। बोला है कि इस कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई, तो किसी भी कमरे में रखने वाले सबसे लंबे बांस की लंबाई होगा या सबसे लंबे छड़ की लंबाई होगा √L² प्लस B² प्लस H², यानी उस खंभे के विकर्ण के उस कमरे के विकर्ण के बराबर। और कमरे का विकर्ण क्या होता है, √, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। किसी भी डब्बे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबे पेंसिल की लंबाई उस डब्बे के विकर्ण के बराबर। विकर्णवत ही तो रखिएगा तो सबसे लंबा रख पाइएगा, कोना कोनी। अब यहाँ करिए L², तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, L तो यही है, प्लस B² 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, प्लस H², H के जगह 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सभी वैल्यू को जोड़ लीजिए, 900 और 225 1125 और 100 1225, और 1225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, 1225 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 35। सभी वैल्यू को जोड़िए, कितना होगा 1225 होगा। इसका हमें क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, पीछे से 2 अंक छांटते हैं। उसके बाद ऐसी संख्या चुनते हैं जिसका स्क्वायर 12 के करीब, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर शूट किया तो 3, और अगर अंतिम में 5 होता है तो सीधे लिख देते हैं, ये इसका वर्गमूल होता है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है यदि एक बेलन के आधार और ऊंचाई और एक शंकु के आधार और ऊंचाई बराबर हो तो बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन में क्या है, एक बेलन और शंकु दोनों के ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर है, तो हमें दोनों के आयतन में अनुपात बताना है। अब गौर से देखिएगा, ठीक है, आप बेलन और शंकु दोनों के आयतन को गौर से देखिए। बेलन का आयतन क्या होता है सर, बेलन का आयतन होता है πr² इंटू h। ठीक है, और शंकु का आयतन क्या होता है सर, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। यही तो होता है 1/3 πr² h। अब दोनों को गौर से देखिए और कंपेयर करिए। πr² h यहाँ भी है, πr² h यहाँ भी है, बस यहाँ पे क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि बेलन के आयतन का 1/3 शंकु का आयतन होता है। ठीक है, अगर बेलन के आयतन का 1/3 यानी इसमें 3 से भाग कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। या फिर इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शंकु के आयतन का 3 गुना बेलन का आयतन होता है। इसमें 3 से गुना करिए ना, यहाँ पे 3 से गुना करिएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, πr² h बचेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि शंकु के आयतन का 3 गुना बेलन का आयतन होता है। तो यहाँ बताना है बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात, पहले बेलन बाद में शंकु। तो शंकु का आयतन अगर 1 तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा 3, यही दोनों के आयतन का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा 3:1। आप चाहे तो इसको भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए यह बेलन का आयतन, यह शंकु का आयतन, इसका निकाल लीजिए। यहाँ पे अनुपात जो वैल्यू कट रहा है काटिए, अनुपात का मतलब तो बट्टा होता है, इसे यह कट गया, यहाँ बट्टा पाई, पूरा पाई से पाई, πr² h कट गया, 1/3, 3 यहाँ पे आ जाएगा तो 3:1, यही दोनों के आयतन का अनुपात हो गया। बट हमें यह चीज़ ध्यान भी रखना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, यहाँ पे बोला है कि यदि 2 गोलों के आयतनों में 8:7 का अनुपात, यहाँ बात किया जा रहा है किसका, गोला का, और गोला के आयतन यानी वॉल्यूम का अनुपात है कितना 8:27 का। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, इन दोनों गोला के एरिया का अनुपात बताना है। एरिया का अनुपात बताने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके त्रिज्या का अनुपात। गौर से देखिएगा, जब भी क्वेश्चन में 2 अलग अलग गोलों के आयतन का अनुपात दे
तो इसका घनमूल करिए, तो 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 27 का घनमूल क्या होगा, 3 होगा। इससे त्रिज्या का अनुपात निकलेगा, समझिएगा। आयतन का अगर अनुपात देगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आयतन का अनुपात दे तो उसका आप घनमूल करिएगा तो उन गोलों के त्रिज्याओं का अनुपात निकलेगा, ठीक है। और अगर त्रिज्याओं का अनुपात दे, उसका घन करिएगा तो सीधे आयतन का अनुपात निकलेगा। और अगर त्रिज्या का अनुपात पता है तो इसका स्क्वायर करेंगे तब पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। हमें इस क्वेश्चन में यही बताना था, इनके क्षेत्रफल का अनुपात 4 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 अनुपात 9 हो जाएगा, ठीक है। हमें इसके क्षेत्रफल का अनुपात बताना था, तो क्षेत्रफल का अनुपात इसका हो जाएगा यहाँ पे 4 अनुपात 9। ओके, चलिए, जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में यह दे कि दो गोलों के त्रिज्याओं में अनुपात है 4 अनुपात 5 का, तो त्रिज्या में अगर 4 अनुपात 5 का अनुपात है तो क्षेत्रफल में स्क्वायर कर लीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, आयतन में त्रिज्या का 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, ठीक है। अगर त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालना होगा तो स्क्वायर, और त्रिज्या से आयतन निकालना होगा तो क्यूब। उसी तरीके से अगर आयतन से त्रिज्या निकालना होगा तो घनमूल, और अगर क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालना होगा तो वर्गमूल करेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला है 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक आयत को समान परिमाप वाले एक समचतुर्भुज में परिवर्तित किया गया, जिसका एक कोण 120 डिग्री है। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है। हमें क्या करना है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन वो समचतुर्भुज कैसा है, बोला है 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक आयत के समान परिमाप वाले, यानी समचतुर्भुज का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर। तो सबसे पहले हम आपके सामने समचतुर्भुज बनाते हैं। देखिएगा, यह हो गया आपका एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब क्या है, चारों भुजा इसका बराबर होगा, ठीक है। और आयत के बारे में पता है, आयत क्या होता है, आयत यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से आयत होता है, आमने सामने की भुजा की लंबाई समान होती है। तो एक भुजा है 24, तो छोटी भुजा आयत का ले लिए 24, और बड़ी भुजा कितना 28। परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। यह आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, जबकि जो समचतुर्भुज होता है उसके चारों भुजा का माप बराबर होता है। तो इस वजह से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल परिमाप होता है 4 गुने a, जबकि आयत का क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई 28, चौड़ाई 24, 28 और 24 कितना हो जाएगा, 28 और 24 आपका 52 हो जाएगा, ठीक है। सोल्व करिए, 13 13 दूना 26, a का वैल्यू 26 हो गया। तो समचतुर्भुज के एक भुजा का माप कितना हो गया, 26। एक भुजा कहने का मतलब कि प्रत्येक भुजा का माप तो बराबर ही है, तो प्रत्येक भुजा का माप आपका हो गया 26, ठीक है। इतना क्लियर है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक आयत और एक समचतुर्भुज का परिमाप बराबर। तो समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुने भुजा होता है, आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना होगा, 52, 52 गुना 2 104, 4a बराबर 104, यहाँ से a का यानी समचतुर्भुज की एक भुजा का माप निकल गया। अब आगे देखिए, बोला है जिसका एक कोण 120 डिग्री, समचतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री। तो देख लीजिए, यह कोण बड़ा है और यह कोण छोटा है, तो इसी कोण का माप 120 डिग्री होगा। तो समचतुर्भुज या किसी भी समानांतर चतुर्भुज का एक थ्योरम यह है, ठीक है। किसी भी समानांतर चतुर्भुज का थ्योरम क्या है, समानांतर चतुर्भुज उसको बोलते हैं जिसके आमने सामने की भुजाओं के बीच में अंतर बराबर हो। केवल समलंब चतुर्भुज को छोड़ करके बाकी सब समानांतर, जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, समचतुर्भुज है, यह सब का सब समानांतर चतुर्भुज का ही एग्जाम्पल है। तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि दो जो समीप के कोण होते हैं उसका योग 180 डिग्री होता है। तो यह 120 है, तो इस कोण का माप पक्का कितना होगा, 60 डिग्री होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में किस कोण का माप दे रखा है, इस क्वेश्चन में ना आपका इस वाले कोण का माप दिया है, तो इस कोण का माप कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यह 120 है तो यह 60 होगा। अब यहाँ से हम इसको मिला दिए, यह क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ से इसको मिलाए हैं, सीधे लंब डाले हैं, तो यह 90 डिग्री। अब इस पार्ट में आइए, गौर से देखिएगा, इस पार्ट में आइए, यह हमारा क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें यह कोण 90 डिग्री, यह कर्ण हो गया। यहाँ पे आपका क्या है, हम इसका माप निकालना चाहते हैं और इसको हम मान लेते हैं x। अब ध्यान से समझिएगा, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, यहाँ पे हम लगाते हैं sin 60, ठीक है। हालांकि कॉन्सेप्ट बहुत सारा है, लेकिन हम sin 60 ही यूज करते हैं यहाँ पे। sin 60 बराबर यानी कि sin थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, sin 60 यानी sin थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो देखिए, अगर हम यह एंगल लेते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में लंब कितना हो जाएगा, x, और लंब बट्टा कर्ण होता है, और कर्ण कितना हो जाएगा, 26, तो x बट्टा 26। साइन 60 का मतलब क्या होगा, √3/2, √3/2 बराबर क्या होगा, x बट्टा 26 हो जाएगा।
नीचे से नीचे काटिए, 13 दूना 26, क्रॉस मल्टीप्लाई 13√3, 13√3 किसका वैल्यू होगा आपका, 13√3 आपका x का वैल्यू हो जाएगा। x का वैल्यू यानी कि समचतुर्भुज का जो ऊंचाई निकल गया वह आपका कितना है, 13√3। अब किसी भी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार किसको मानेंगे, देखिए जिस भुजा पे लंब डाला जाता है हमेशा उसको आधार मानते हैं। तो आधार हो गया 26 इंटू ऊंचाई, आपने x का वैल्यू निकाला है, कितना निकाला है, 13√3। तो 26 गुणे 13√3, 26 गुणे 13 कितना हो जाएगा, 13 छक्के 78, 8 हासिल 7, 13 दूना 26 और 7 33 यानी कि 338। तो 338√3 यही हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ध्यान से समझिएगा, अगर क्वेश्चन में विकर्ण देता तो समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण देता तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे एंगल दे रखा है, समचतुर्भुज का एक भुजा साथ में एंगल। तो इस एंगल के मदद से हम लोग क्या किए, यहाँ से सीधे यहाँ पे लंब डाले यानी ऊंचाई निकालिए। और किसी भी चतुर्भुज में अगर आधार पता है, ऊंचाई पता है, तो उसका क्षेत्रफल, किसी भी चतुर्भुज में नहीं, समानांतर चतुर्भुज में यानी वर्ग में हो सकता है, आयत में हो सकता है, इन सब में आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई। तो आधार है 26, ऊंचाई है आपका x का जिसका वैल्यू 13√3 निकाले। इस तरह से हमारा आंसर 338√3 आ गया। ठीक है, चलिए, तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, दोबारा मुलाकात होगा अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।